गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सब? बिल्कुल सब फर्स्ट बढ़िया। क्लास ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में मैंने आपको बताया था कि अर्लियर जितनी भी हम गुड्स की परचेज कर रहे थे, सेल कर रहे थे, वो कैश बेसिस पे हो रही थी। एक्सपेंसेस का पेमेंट हम कैश बेसिस पे कर रहे थे। इनकम्स हम कैश के अंदर रिसीव कर रहे थे। सप्लायर्स को हम पेमेंट कैश में कर रहे थे। डेटर से हम पेमेंट कैश में रिसीव कर रहे थे। अगर ये सारी ट्रांजैक्शंस अगर चेक्स के थ्रू हो, यानी बैंक के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करें या ऑनलाइन बेसिस पे हो, तो उस केस के अंदर हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे वो हमने डिस्कशन किया लास्ट क्लास में। अगर किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप अपनी क्वेरीज रेज करो रिगार्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोलो, एनी क्वेरीज? सर। नहीं है? नो सर। चलो, तो नेक्स्ट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं पहले तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। उन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे इलस्ट्रेशंस बैक टू बैक। तो आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री ये क्या होती है सर? देखो बेटा, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ओपनिंग एंट्री। देखो बच्चों, हर फाइनेंशियल ईयर में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, मान लो लास्ट ईयर था हमारा 2019-20, तो ऑन 31 मार्च 2020 को ईयर क्लोज होगा। यस और नो? ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च 2020 को कंप्लीट होगा, क्लोज होगा। तो इस डेट के ऊपर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एक हमारी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, यानी जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है वो प्रॉफिट या लॉस हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? ध्यान रखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस ही ट्रांसफर होते हैं। अब बात आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैलकुलेट करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। यस और नो? पढ़ा हुआ है बहुत बार हमने। यस सर। बैलेंस शीट में जाते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस। पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस। तो सर अभी ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? बेटा बात यह है कि 31 मार्च 2020 को जो आपने बैलेंस शीट बनाई, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा 2020-21। तो हर फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में यानी अप्रैल 1 को हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस थे उनको ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बात आ रही है समझ में? लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट से पर्सनल और रियल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस थे उनको ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये जो ब्रॉट फॉरवर्ड हम करेंगे वो हम करेंगे बाय पासिंग ओपनिंग एंट्री। जो ये ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे पर्सनल और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 2020-21 में, ये हम एक ओपनिंग एंट्री पास करके ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर द बैलेंसेस of the personal and real accounts will be brought forward
from the last year to the current financial year. For this purpose, a journal entry is passed on the very first date of the new financial year. That journal entry is known as opening entry. बोलो क्लियर है? Yes, sir. सर जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे? अब बेटा बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक तो होती है असेट साइड और एक होती है लायबिलिटी साइड। असेट साइड में जो डिफरेंट असेट्स हैं उनको हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। जैसे मान लो असेट साइड में कैश पड़ा है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस है बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी है मशीनरी अकाउंट डेबिट। यानी जो सन्ड्री असेट्स हैं उनको तो हम डेबिट करेंगे और जो सन्ड्री लायबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है इसलिए इस एंट्री का दोनों साइड का टोटल भी इक्वल होगा, यानी डेबिट साइड का टोटल विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। बोलो क्लियर है? Yes, sir. सर क्या क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए हमें बैलेंस शीट गिवन होगी? बेटा गिवन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपको हो सकता है असेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल दे दे। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ओपनिंग एंट्री अगर पास करवानी है आपको क्वेश्चन में तो वो आपको सन्ड्री असेट्स देगा क्वेश्चन के अंदर। सन्ड्री यानी डिफरेंट असेट्स, सन्ड्री असेट्स क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी और आपको सन्ड्री लायबिलिटीज भी गिवन होंगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें कैपिटल बैलेंस गिवन नहीं होता, तो उस केस में बेटा मान लो सन्ड्री असेट्स दे रखी हैं, असेट्स का आप टोटल लगाओगे, मान लो टोटल आ रहा है 6 लाख रुपीज। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स आपको दे रखी है, मान लो कैश दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, मशीनरी दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, आपको लैंड दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है। इन डिफरेंट असेट्स का टोटल कितना आ रहा है? 6 लाख रुपीज। क्लियर? उसके अलावा जो आपको डिफरेंट लायबिलिटीज दे रखी है, मान लो आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आपको बैंक लोन दे रखा है, आपको बिल्स पेबल दे रखे हैं, आपको शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे हैं, उनका टोटल आ रहा है मान लो 4 लाख रुपीज। तो जो 2 लाख रुपीज बैलेंस बचा वो क्या है? कैपिटल। क्योंकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। बोलो यस और नो? तो सन्ड्री असेट्स आपको टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंट असेट्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी उनका टोटल लगा लो, लेकिन ये टोटल आप तभी लगा पाओगे जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर की नॉलेज प्रॉपर होगी और आपको पता होगा कि कौन से आइटम्स हमारी असेट्स हैं और कौन सी आइटम्स हमारी लायबिलिटीज हैं। तो जो सन्ड्री असेट्स है उनका टोटल लगा लेना। मान लो टोटल आता है 6 लाख रुपीज। सन्ड्री लायबिलिटीज जो आपको गिवन है क्वेश्चन में उनका टोटल आता है मान लो 4 लाख रुपीज। तो कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी वो हो जाएगी 2 लाख रुपीज। सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हमें मान लो कैपिटल दे रखी हो 4 लाख रुपीज, लायबिलिटीज दे रखी हो मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं 2 लाख रुपीज, और असेट्स जो सन्ड्री असेट्स हैं उनका टोटल केवल हमें दे रखा हो 5,50,000। जो भी हमें असेट्स दे रखी हैं वो टोटल उनका है 5,50,000। तो सर जो असेट साइड में ये जो 50,000 और आना है इसको फिर हम क्या कहेंगे? फिर तो असेट साइड हमारी कम पड़ गई ना। बोलो, फिर तो असेट साइड हमारी कम पड़ गई ना। हाँ सर कम पड़ गई, क्योंकि लायबिलिटीज 2 लाख की है, कैपिटल 4 लाख की है, तो असेट 6 लाख की होनी चाहिए। सर जरूर गलती है यहाँ पे कोई, या तो कैपिटल 350 होती या लायबिलिटी 1,50,000 होती। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मान लो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको जो डिफरेंट असेट्स दे रखी हैं उनका टोटल आ रहा है 5,50,000 और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल आ रहा है 6 लाख रुपीज। तो जो असेट साइड में 50,000 रुपीज और है वो कौन सी असेट है? बेटा ध्यान रखना, इसको हम बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। ये 50,000, हाँ ये 50,000 क्या होगा? गुडविल। कहने की बात क्या है कि इफ द टोटल ऑफ असेट्स is greater than total of liabilities then the resultant figure will be known as capital।
like total of assets 6 lakh rupees, total of liabilities 4 lakh rupees, capital is not given in the details of the question, then capital will become rupees 2 lakh. Point number 1. Point number 2, if the total of capital and liabilities given in the question 6 lakh rupees is greater than the total of assets कितनी आ रही है, total of assets which are given in the question वो कितना है 5,50,000. तो जो शॉर्टफॉल है असेट साइड में that will be goodwill of business organization. ठीक है, that will be goodwill of the business organization. गुडविल आपको मैंने बता ही रखा है कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट. गुडविल is an intangible asset. Goodwill cannot be touched, cannot be felt, cannot be seen, but it is a valuable asset. क्योंकि गुडविल के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बेटर प्रॉफिट्स अर्न करने की कैपेसिटी मेंटेन करता है. गुडविल क्या है, ब्रांड इमेज ही तो है. जैसे VSI इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है ना, VSI इंस्टीट्यूट, ये क्या है, ब्रांड है. बच्चे पढ़ने आते हैं, आउट ऑफ जयपुर से भी इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं. क्यों? क्योंकि हर बैच के अंदर, हर एग्जाम के अंदर जो CA के एग्जाम्स होते हैं मई और नवंबर में, वहां पे इंस्टीट्यूट से रैंक होल्डर्स निकलते हैं. तो ये इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट है और जो फैकल्टीज हैं, उनका हार्डवर्क ही तो है, उनका डेडिकेशन ही तो है, जो हर साल फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर हमारे इंस्टीट्यूट से निकल के आ रहे हैं. तो ये एक ब्रांड इमेज ही तो बन रही है इंस्टीट्यूट की. तभी तो बच्चे बाहर से जयपुर आते हैं VSI में फेस टू फेस क्लासेस लेने के लिए. बोलो, बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये क्या होगी, गुडविल. आई होप ओपनिंग एंट्री समझ में आ गई होगी. सर एक एग्जांपल करवा दो. चलो, बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, उसके बेसिस पे मैं आपको एंट्री पास करके समझा देता हूं. आओ, पेज नंबर 9.25 है शायद. क्लियर नहीं बेटा, यहाँ पे PDF 25 ही है ना? अरे बोलो तो सही. 9 पॉइंट, तुम लोग बोलते नहीं हो. 29 हाँ, 9.29 ओपनिंग एंट्री कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है. देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है. 1 अप्रैल 2020 को डिफरेंट असेट्स हैं. कैश दे रखा है, और क्या दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, और हमें दे रखा है स्टॉक दे रखा है. ठीक है ना. उसके बाद डेटर्स हमें गिवन है. उसके बाद हमें डेटर्स के अंदर बेटा अब देखो डिफरेंट नेम्स हमें गिवन है. तो हम डेटर्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, हम डेटर्स के नाम लिखेंगे. अशोक, ठीक है ना, पवन, उसके बाद विवेक, और हमें दे रखी है मशीनरी. इनकी वैल्यूज बताओगे. कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट बताओगे मुझे 8,000. बैंक अकाउंट डेबिट 20,000. आगे बोलो. स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000. 54,000. आगे बोलो. अशोक अकाउंट डेबिट, अशोक के सामने जो लिखा है 12,000. पवन अकाउंट डेबिट 15,000. 15,000. विवेक अकाउंट डेबिट 20,000. और मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000. 60,000. ये हमने डिफरेंट जो असेट्स थी ये डेबिट कर दी. ठीक है ना. अब क्या करेंगे सर, अब बेटा ध्यान रखना, वन लाइन मार्जिन छोड़ देना. सर क्यों? क्योंकि अगर मान लो टोटल ऑफ असेट्स वो हमारे टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल से कम हुआ, तो उस केस के अंदर जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, गुडविल ना. तो इसलिए वन लाइन मार्जिन छोड़ के काम करो. आगे हम लिखते हैं क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स पे हमको कौन कौन दे रखा है, चमन लाल एंड ओमपाल.
तो वन लाइन मार्जिन मैंने छोड़ दिया टू चमन लाल। अमाउंट बोल दो चमन लाल का 7,000. 7,000 और ओमपाल का 13,000 13,000. और कैपिटल बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, तो टू कैपिटल अकाउंट 2 lakh. 2 लाख रुपीज। अब ये देखो लाइबिलिटी साइड का टोटल, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल टोटल आया 2,20,000 रुपीज। और जो हमें सन्ड्री असेट्स गिवन है इनका टोटल कितना है, ये हो गया आपका 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 10 80 प्लस 10 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 60 170, 178 प्लस 4 182, 182 प्लस 2 184, 184 प्लस 5 189। ये आपका टोटल है 1,89,000 और जबकि यहां पर टोटल है 2,20,000। अब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। इट मींस हमारा डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रहा है कितने से, 31,000 से शॉर्ट पड़ रहा है। 220 माइनस 1,89,000, 31,000 शॉर्ट है। तो यहां पे मैं लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट। जो वन लाइन मार्जिन मैंने छुड़वाई थी इसी पर्पज से छुड़वाते हैं हम। गुडविल अकाउंट डेबिट 31,000। ध्यान रखना यहां पे आप ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि गुडविल हमें क्वेश्चन में नहीं दी थी, ये मिसिंग थी। और जब हम अकाउंट्स के अंदर कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं तो हम जरूर लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना? Yes, sir. ये हो गई आपकी ओपनिंग एंट्री फॉर दिस एग्जाम्पल विच वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 9.29 ऑफ आवर बुक। ठीक है सर, नरेशन क्या लिखेंगे? सन्ड्री असेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। सर ये एंट्री कब पास होगी? ध्यान रखना ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री पास होगी, उसके बाद जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो बाद में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पास करोगे। बोलो क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक, बैड डेट्स। सर बैड डेट्स क्या होती हैं? बेटा जब हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं हमारे किसी कस्टमर को या क्लाइंट को, क्रेडिट बेसिस पे सेल की तो हम उसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अलाउ करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। अगर क्रेडिट पीरियड के बाद भी कस्टमर हमें पेमेंट नहीं कर रहा है तो सर अगर क्रेडिट पीरियड जितना उसने अलाउ किया, हमने 3 मंथ्स उसको अलाउ किया, अगर विद इन 3 मंथ्स वो हमें पेमेंट कर दे तो हम उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं क्योंकि पेमेंट हमें प्रॉम्प्टली मिल गया। लेकिन अगर पेमेंट हमें क्रेडिट पीरियड के बाद भी ना मिले फिर हम अपने कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे और अगर कस्टमर कहता है कि भाई आई एम इनेबल टू मेक द पेमेंट, मुझे पेमेंट करने में प्रॉब्लम है, कस्टमर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कस्टमर कहता है कि मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंसी पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 2 में कि इंसॉल्वेंट इज द पर्सन हु इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज और हर लायबिलिटीज आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय हिम। यानी मान लो मिस्टर एक्स एक कस्टमर है हमारा, उसको हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए थे। अब ये हमने सेल किए थे जनवरी 1 को और जब मार्च 1 को हम उससे पेमेंट लेने गए उसने कहा कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं। यानी मिस्टर एक्स के पास जो प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को अगर वो सेल भी कर दे तो भी वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। तो इंसॉल्वेंट वो अपने आप को कैसे डिक्लेयर कराएगा? क्या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देगा कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, आज से मुझे इंसॉल्वेंट मान लो? ऐसे एडवर्टीजमेंट दे देगा क्या न्यूज़पेपर में? बोलो बच्चों, कैसे करेगा खुद को डिक्लेयर इंसॉल्वेंट? वो कोर्ट के अंदर अप्लाई करेगा और कहेगा कि सर मैं इस कंडीशन में नहीं हूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो चुकी है, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए।
कोर्ट में अप्लाई करेगा। फिर कोर्ट एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है और जो पर्सन ने अप्लाई किया है टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट इन द सोसाइटी, कोर्ट फिर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के बाद कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सन की प्रॉपर्टीज और जो उसकी लायबिलिटीज हैं उनको चेक करेगा, उनको वेरीफाई करेगा। मान लो प्रॉपर्टीज को सेल करने से आ रहे हैं 2 लाख रुपए और लायबिलिटीज हैं 3 लाख रुपए, तो भाई कहां से पेमेंट कर पाएगा? सर ये कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव क्यों अपॉइंट करता है, कोई एक ऑथराइज पर्सन क्यों अपॉइंट करता है? ताकि ये चेक किया जाए कि मिस्टर एक्स अपनी किसी प्रॉपर्टी को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हो 5 करोड़ रुपए की, इसको तो छुपा रहा है कोर्ट से और खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहा है ताकि लायबिलिटीज का पेमेंट करने से बच जाए। इसलिए कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, वो पर्सन जिस पर्सन ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए, तो मिस्टर एक्स का कोर्ट ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया वो पर्सन मिस्टर एक्स की सारी प्रॉपर्टीज और सारी लायबिलिटीज को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अगर आफ्टर वेरिफिकेशन मिस्टर एक्स की एप्लीकेशन जेन्युइन लगती है तो कोर्ट मिस्टर एक्स को क्या डिक्लेयर करेगा? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया मिस्टर एक्स, अब मुझे बताओ क्या हमें 1 लाख पूरा मिल पाएगा? अगर मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो अब हमें 1 लाख रुपए पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो सर कुछ तो मिलेगा। हाँ बेटा, जैसे 2 लाख की प्रॉपर्टी थी और लायबिलिटी 3 लाख रुपए की थी, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हर क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा किसी पर्सन को तो फुल पेमेंट कर दिया और किसी को 50% पेमेंट किया और किसी को बिल्कुल भी पेमेंट नहीं किया, ऐसे नहीं होगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर। सर प्रोपोर्शनेट बेसिस कैसे डिसाइड होगा? बेटा हर 3 रुपए की लायबिलिटी के लिए 2 रुपए अवेलेबल हैं, यस और नो? यस सर। अब मान लो किसी की 30,000 की लायबिलिटी थी तो उसको कितना मिलेगा? 20,000 रुपीज। ठीक है ना, रेशो क्या बन गया? 2:3। 3 रुपीज की लायबिलिटी के लिए 2 रुपीज का पेमेंट किया जाएगा। ये एक रेशो बन जाएगा, इस रेशो में पेमेंट होगा। अब बताओ हमें 1 लाख रुपीज मिलने वाले थे, हमें 1 लाख रुपीज मिलने वाले थे। मान लो इसको थोड़ा फिगर में चेंज कर देता हूं, ये फिगर में चेंज कर रहा हूं। हमने 1,20,000 के गुड सेल किए थे क्रेडिट बेसिस पे, तो बताओ हमें कितना मिलेगा? बोलो बोलो कितना मिलेगा? 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 40,000 इंटू 2, 80,000 हम रिसीव करेंगे और जो रिमेनिंग 40,000 है वो क्या हो जाएंगी? बैड डेट्स। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। तो सर एंट्री कैसे पास होगी? बेटा मिस्टर एक्स हमारा डेटर था, 1,20,000 में से 80,000 रिसीव हो रहे हैं, जो बैलेंस 40,000 है वो बैड डेट्स है। बैड डेट्स क्या है? लॉस है। फ्यूचर में अब मिस्टर एक्स हमें पेमेंट नहीं करेगा, तो एंट्री पास करोगे जितना रिसीव हुआ, मान लो कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट 80,000, जो इनरिकवरेबल है यानी अब ये रिकवर होगा ही नहीं तो लॉस है हमारा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर बैड डेट्स अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 40,000, और किससे मिलने वाला था ये? 2x अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, कितना? 1,20,000। मिस्टर एक्स से 120 मिलने थे, 120 में से 80 तो मिल गए और 40 लॉसेस हो गए, तो 40 तो लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 80 कैश अकाउंट में डेबिट कर दिया और एक्स अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से। एक्स अकाउंट अब क्लोज हो चुका है। बोलो समझ में आई ये बात? यस सर। सर इसको क्वेश्चन में वो कैसे देगा? बेटा क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। क्वेश्चन में ऐसे कहेंगे कि अ पर्सन या अ कस्टमर ऑफ रुपीज 1,20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, एंड ओनली
66.66%। अब मैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, या ऐसे बोलेगा ओनली 40% अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, या ऐसे भी कह सकता है कि ओनली 40 पैसा इन अ रूपी, 40 पैसा इन अ रूपी। रूपी में कितने होते हैं? 100 पैसा। यस और नो? तो आउट ऑफ 100 40 पैसा हमें रिसीव होंगे, यानी कितना परसेंट रिसीव हो रहा है? 40% रिसीव हो रहा है। तो 40% अगर रिसीव हो रहा है तो 60% क्या हो गया? बैड डेट्स। बोलो, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, बैड डेट्स पढ़ने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ तो बैड डेट्स हैं और कहां पर कैश डिस्काउंट है। ध्यान रखना, लैंग्वेज इज मेन। बैड डेट्स के केस में क्या लिखेगा लैंग्वेज के अंदर? इंसॉल्वेंट हो गया कस्टमर और केवल 40 पैसा या 60 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन। तो बात हो रही है बैड डेट्स की। और कैश डिस्काउंट में वो बात आएगी फुल सेटलमेंट वाली, कि मान लो किसी कस्टमर से हमें 20,000 रुपीज रिसीव होने थे, उसने कहा क्या किया, 19,500 रुपीज रिसीव करके हमने उसके अकाउंट को फुल्ली सेटल कर दिया। तो ये जो 500 रुपीज हैं, ये क्या है? ये है कैश डिस्काउंट अलाउड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप याद होगा। ठीक है ना? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बैड डेट्स को और कैश डिस्काउंट को मिक्सअप मत करना, लैंग्वेज का ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट के केस में फुल सेटलमेंट वाली बात आएगी, जबकि बैड डेट्स के केस में वो इंसॉल्वेंसी की बात करेगा, या कहेगा कि केवल 40% या 30% कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम बैड डेट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर एक्स हमारा डेटर था, उससे 1,20,000 हमें रिसीव करने थे, उसने 80,000 तो हमें पे कर दिए, पेड, और 40,000 बैड डेट्स हो गए। और ये बैड डेट्स हमने एंट्री पास करके रिकॉर्ड भी कर लिए। एंट्री क्या पास की थी? कैश अकाउंट डेबिट 80,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000, 2x 1,20,000 एंट्री पास की थी हमने। हाँ या ना? Yes. यस सर। कैश अकाउंट डेबिट 80,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000, 2x 1,20,000, ये एंट्री हमने पास की थी। सर मान लो ये जो बैड डेट्स हमने किए ये ईयर 2019-20 में हुए, ठीक है। अब मान लो 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब भाई नेक्स्ट ईयर होगा 2021, फिर 21-22, और फिर आ गया 2022-23। बेटा अच्छे और बुरे दिन तो हर इंसान के आते हैं। अगर 1920 में मिस्टर एक्स किसी वजह से इंसॉल्वेंट हो गया, तो खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के बाद अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स अपनी मेहनत के बल पर एक्स के दिन अच्छे आए, पॉजिटिव डेज आए उसकी लाइफ के अंदर, और इस ईयर में आके वो फाइनेंशियली थोड़ा साउंड हो गया। बेटा इंसान मेहनत करेगा तो फाइनेंशियली साउंड भी हो सकता है इंसॉल्वेंट होने के बाद। तो अब अगर फ्यूचर में जिस कस्टमर से हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड की, यानी जिस कस्टमर के नाम से हमने बैड डेट्स हमारी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज की, अगर वो कस्टमर हमें आके कहता है कि देखो सर 3 साल पहले मुझसे आपको रिसीव करने थे 1,20,000 रुपीज, एंड आउट ऑफ 1,20,000 में आपको केवल पे कर पाया 80,000 रुपीज, 40,000 आपने बैड डेट्स रिकॉग्नाइज की थी अपनी बुक्स में मेरी वजह से। नाउ आई एम एबल टू मेक दिस पेमेंट ऑफ रुपीज 40,000 टू यू।
वो कह रहा है अब मैं फाइनेंशियली साउंड हूं, ये 40,000 लौटाने आया हूं मैं, ये 40,000 मैं लौटाने आया हूं, जो मेरी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ था, उस लॉस को गुड बनाने आया हूं। इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ध्यान रखना इस केस के अंदर एंट्री क्या होगी। बैड डेट्स की एंट्री तो मैंने बता दी, एंट्री यहां पे क्या होगी, 40,000 अगर उसने कैश से दिया है, एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 40,000 रुपीज। सर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हो आप? क्रेडिट तो गिवर है, तो एक्स ने हमें पेमेंट किया है तो एक्स अकाउंट क्रेडिट करो। बेटा ध्यान रखना एक्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। ये देखो आप एक्स आपका डेटर था, ये हमारा एक्स अकाउंट है। डेटर था तो डेबिट में 1,20,000 पड़े थे, कौन से ईयर में? 2019-20 में। आपने क्या किया, 80,000 तो कैश रिसीव कर लिया और 40,000 बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट कर दिया था, तो एक्स अकाउंट तो क्लोज हो गया था ना 2019-20 में ही। यस और नो? एक्स अकाउंट तो पूरा 1,20,000 से आपने क्रेडिट कर दिया था, तो एक्स अकाउंट तो क्लोज हो गया था। अरे बच्चों जब एक्स को सेल की, एक्स डेबिट टू सेल्स 1,20,000 रुपए, और जब एक्स से अमाउंट रिकवर किया 80 रिसीव किया, 40 बैड डेट्स बुक किए, 1,20,000 एक्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। यहां पर एक्स डेबिट, यहां पर एक्स क्रेडिट, सेम अमाउंट से अकाउंट तो क्लोज हो चुका। अब आप कौन सा अकाउंट ओपन करा रहे हो एक्स का? तो व्हेन अ कस्टमर और डेटर फ्रॉम होम, जिससे हमने अर्लियर बैड डेट्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कर ली हैं, अगर वो फ्यूचर में हमें पेमेंट करता है अमाउंट ऑफ बैड डेट्स का, तो ध्यान रखना, नोटिस में रखना इस बात को कि कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तो जब भी बैड डेट्स की रिकवरी होती है किसी कस्टमर से या किसी डेटर से, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, और अगर वो चेक से पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये था आपका पेज नंबर 9.30 के बॉटम में स्पेशल ट्रांजैक्शन का पॉइंट नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब एक क्वेरी ये आ सकती है कि सर वो हमें बैड डेट्स का रिकवरी देने क्यों आया, वो वापस हमें पेमेंट करने क्यों आया? ऐसा क्या हो गया कि क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि वो फाइनेंशियली साउंड हो गया इसलिए वो पेमेंट करने आ गया? क्या ऐसी बात थी? हाँ बेटा ये बात भी हो सकती है, और ये बात भी हो सकती है कि मान लो मिस्टर एक्स अगेन अपना बिजनेस रीस्टार्ट करना चाहे, तो वो जो अपने ओल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं, जो उसके पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं, ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट करेगा। और अगर पुराने कॉन्टेक्ट्स में से अगर किसी पर्सन को उसकी वजह से नुकसान हुआ था इंसॉल्वेंसी की वजह से, तो उस नुकसान को पहले वो क्या करेगा, रीपे करेगा उनको, ताकि रिलेशन पॉजिटिव बने रहें, अच्छे बने रहें। अब देखो मिस्टर एक्स हमें ये 40,000 का 3 साल बाद भी पेमेंट करेगा, तो हमारे मन में ये तो आएगा कि यार सामने वाला बंदा ऑनेस्ट है। जो पहले 40,000 के इसकी वजह से हमें लॉसेस हुए, देखो पहले उन लॉसेस को ये गुड बना रहा है और उसके बाद आगे डीलिंग करने की बात कर रहा है। तो इस केस में हो सकता है 22-23 में भी हम उसको क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल कर दें। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। Thank you, sir.